हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को लेके जो सम से वो करेंगे एंड मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको जो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने अच्छे से जो फॉर्मूलेस को डिस्कस किए थे वो और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू द सम्स। तो यहाँ पर देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर जो सम्स है, एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। For this purpose, the goodwill is to be valued at 100% of the average annual profit। तो जो भी एवरेज में एनुअल प्रॉफिट जो आ रहा है ना उसका 100% में ले लूंगा, वही मेरा क्या होने वाला है, गुडविल होने वाला है ऑफ द लास्ट 4 years। ठीक है, मतलब 4 साल का एवरेज लेना है। द प्रॉफिट सोन बाय वाईज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years वर, वाई का जो बिजनेस था, जो मैंने बोला था ना वाई बिजनेस कैसे कमाता था, तो वाई का जो प्रॉफिट या लॉस जो भी है अलग अलग साल में 16, 17, 18, 19 का अलग अलग दिया हुआ है। और इन सारे ईयर्स में यदि कुछ एब्नॉर्मल लॉस गेन या कुछ एरर्स हुए उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस है, कुछ वॉलंटरी रिटायरमेंट है, ठीक है, कुछ उसको ठीक कर लेंगे अपने। एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स अकाउंट्स, कुछ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। 2 कंप्यूटर था जिसको मैंने खरीदा था लेकिन मैंने गलती से उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया, तो गलत हुआ ना, उसको भी सुधार लूँगा मैं। तो मेरे को जो एक दिन क्लियर प्रॉफिट जो आने वाला है वो मैं निकाल लूँगा। उसको निकालने के बाद मैं 4 साल का एवरेज निकाल के उसको 100% में ले लूँगा गुडविल। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा यहाँ पर, टू फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद मैं उसका एवरेज निकालता हूँ। ये कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए ना प्रेफरेबली यदि हम लोग एक टेबल जैसा बना लेना तो काफ़ी ईजी रहता है। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। तो यहाँ पर जो मेरे को क्वेश्चन में देके रखा होता 16, 17, 18, 19 का जो प्रॉफिट था वो सब लिख दिया। 2017 में मेरा लॉस होकर रखा हुआ है जिसको मैंने ब्रैकेट में डिनोट करके रखा हुआ है, ठीक है, वो भी एक नेगेटिव प्रॉफिट है वो। अब यहाँ पर जो भी गलतियाँ हुई हैं कि जिस भी ईयर में उसको मैं एडजस्ट करने वाला हूँ, फिर मैं निकालूंगा एडजस्टेड प्रॉफिट। मैंने एक ही बार में एक अच्छा क्वेश्चन पकड़ा हुआ है, यदि ये कर पाएंगे ना तो इसका जो बेसिक वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाता है। तो देखते हैं क्या क्या गलतियाँ हैं। 2016 में क्या है, आफ्टर डेबिटिंग अ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मतलब 2016 में एक लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर होकर रखा हुआ था। आग लगने के कारण कुछ स्टॉक जो मेरा जल गया था जिसके 50,000 का, तो ये हो गया मेरा एबनॉर्मल लॉस। जरूरी थोड़ी नहीं कि बार बार आग लगते रहेगा, ठीक है। तो इस एबनॉर्मल लॉस को अपने क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। नेक्स्ट, फिर 2017 में क्या हुआ, एक लॉस हुआ था इंक्लूडिंग अ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। 80,000 का कोई एम्प्लॉयज़ थे ना, वो लोगों ने वॉलंटरी रिटायर कर लिया, मेरे को अब काम नहीं करना। देखो गवर्नमेंट जॉब्स में या कॉर्पोरेट्स में ये सब देखा जाता है, यदि कोई वॉलंटरी रिटायर कर ले, एक बैग नहीं, अब मेरे को काम नहीं करना है, ओके, तो दैट इज नॉन एज वॉलंटरी रिटायरमेंट। उसके केस में हम लोग वहाँ पर कंपेंसेशन पे करते हैं वो लोगों को, तो उसमें मेरे को कितना पे करना पड़ा, 80,000 रुपीज़ पे करना पड़ा है, ठीक है। अब ये थोड़ी ना कि बार बार कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते रहता है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, एड बैक कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। एक मशीन में आग लग गया एंड 60,000 वर रिटर्न ऑफ एज अ लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2017 में क्या हो गया था, एक मशीन में आग लगने के कारण, मशीन जल जाने के कारण उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया था। तो बार बार थोड़ी मशीन में आग लग गई, ये हो गया एबनॉर्मल लॉस, मैं एड बैक कर दूंगा ₹60,000। नेक्स्ट देखते हैं, 1 जुलाई 2017 डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि मेरे को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ा तो अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच, मतलब 2 मिला के 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 80,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। वर परचेस्ड एंड वर डेबिटेड टू, जब कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट इस अकाउंटेंट ने, बुड़बक अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, जिसने बंक मारा था क्लास 11 का क्लासेस, उसने क्या कर दिया, उसने कंप्यूटर अकाउंट न लिख के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट लिख दिया। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में लिखूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं कंप्यूटर अकाउंट लिखता तो मेरा एसेट में दिखता, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखने के कारण मेरा क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो इस 80,000 को मैं क्या कर दूंगा, एड बैक कर दूंगा। लेकिन सर जब आप उसको एक मशीन मानोगे तब तो आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, और जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो तो फिर पीएल अकाउंट में ही जाएगा ना, हाँ वो तो जाएगा। तो अब मेरे को उसका डेप्रिसिएशन जो होगा वो भी मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन होता है। थैंक गॉड स्ट्रेट लाइन मेथड दिया, वो भी 10% पर एनम में। तो 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000 होता है सर। और कब खरीदा है, जुलाई में खरीदा है, जुलाई 2017, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीना माइनस कर देंगे तो 9 मंथ्स यूज़ हुआ है।
तो 80,000 का यदि मैं 9 मंथ्स करूंगा तो मेरे कितना हो गया 6,000। तो पहला ईयर में 6,000 का डिप्रिसिएशन हुआ। सो फिर अगला साल में भी जब मैंने उसको एसेट मानूंगा तो फिर ईयर आफ्टर ईयर तो डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहूंगा। फिर नेक्स्ट ईयर में उसको मैं क्या डिप्रिसिएशन करूंगा, 10% ऑफ 80,000 ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 80,000 के ऊपर ही होगा, नहीं तो घटा हुआ वैल्यू के ऊपर होता, दैट इज 74,000 के ऊपर होता यदि यहाँ पर WDV होता तो। लेकिन अपने लिए तो क्वेश्चन थैंक यू स्ट्रेट लाइन मेथड बोल दिया है, तो यहाँ पर लेंगे अपने 8,000। तो यहाँ पर देखो मैंने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालूंगा, उसका टोटल करूँगा, फिर उसका एवरेज निकालूंगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके मेरा आया 5,56,000 टोटल प्रॉफिट। अब इसका मैं क्या करने वाला हूँ, एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 1,39,000। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैलिड 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। तो 100% उसका निकालो। सो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल्स टू 100% ऑफ ₹1,39,000। ये हो गया मेरा गुडविल। सो आई बिलीव आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये एडजस्टमेंट्स जो था, काफी सारे एडजस्टमेंट थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट का था, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट करने वाला भी था, आपको लॉस ऑफ फायर वाला भी था, मिसिंग के ऊपर फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो एडजस्टमेंट्स होते दैट इज डेप्रिसिएशन के ऊपर वो भी था। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये जो हम लोगों ने कर लिया। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 11। इसके लिए भी ना अपने वैसे टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर ना आपने 2 और कॉलम बनाए, क्योंकि ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला था वेट्स दिया रहेगा, उस वेट से उसको प्रॉफिट को भारी करेंगे, वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को देके रखा हुआ है प्रॉफिट से क्वेश्चन में देके रखा हुआ है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज एडजस्टमेंट्स जो दिए हुए उस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करो। नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ ₹1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2014। 2014 में एक नॉन रिकरिंग इनकम नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं है, 1,000 रुपया, वो इंक्लूड होकर रखा हुआ है, उसको माइनस कर देते चलो। प्रॉफिट्स ऑफ 2013 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 2013 में गुड्स में आग लगा था, अब बार बार थोड़ी ना आग लगेगा, ठीक है। तो वो जो 2013 में जो प्रॉफिट होके रखा हुआ था उसमें 6,000 रुपया माइनस हुआ है, उसमें ऐड बैक कर दूंगा। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज लाइकली टू बी इंश्योर्ड इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में उसका हम लोग इंश्योरेंस कर लेंगे, तो ये जो नुकसान है ना एक्चुअली में नुकसान नहीं होगा, वो रिकवर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। हाँ ऑब्वियसली उसके लिए मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा 400 रुपया पर ईयर। हाँ इस 400 रुपया को ना आप क्या कर सकते हो, हर साल इधर माइनस भी कर सकते हो, या सब कुछ निकल जाने के बाद 400 रुपीज़ माइनस भी कर सकते हो। हम लोग सब कुछ हो जाने के बाद 400 रुपया उस जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से मैं माइनस करके दिखा दूंगा। रीजनेबल रिम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज 6,000 पर ईयर but it has not been taken into account for calculation of above mentioned profit। तो जो प्रोप्राइटर था ना वो 6,000 रुपया रिम्यूनरेशन लेता था, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए 6,000 रुपया शायद उसको सालाना रिम्यूनरेशन लगता था। इसका मतलब यदि मैं बिजनेस खरीद लूँ, मेरे को कोई मैनेजर रखना पड़े उसके लिए, तो उसको भी मेरे को 6,000 रुपया देना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, या हर साल 6,000 रुपया माइनस कर दूँ, या बाद में एक बार में जो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा तो मैं ये मान लूँगा कि मेरे आने वाले साल में मेरा ये 6,000 रुपया खर्चा होएगा, ठीक है। तो मैं एक बार में बाद में कर लूँगा उसको। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स ऑफ 2015 इंक्लूड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। 2015 में 5,000 का इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट था, तो बार बार थोड़ी इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, मेरे को तो बिजनेस से कितना कमाई हुआ ये देखना है। तो 5,000 रुपया जो है उसको मैं कर दूंगा माइनस। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इसका वेट्स कितना दिया है सर, यूजुअली हम लोग तो करंट ईयर्स को ज़्यादा वेट्स देते हैं। देखते हैं ये लोग ने क्या बोला है, वही 1, 2, 3 देने के लिए बोला है, ठीक है। कुछ और भी दे सकता था, 5, 7, 10 कुछ भी हो सकता था, 1, 2, 3 दिया है तो ओके। ये हो जाएगा 98,000, ये हो जाएगा 1,65,000, ये हो गया सबमिशन का सिंबल। अब निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सबमिशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ वेट्स 51,500। अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से ना मैं फ्यूचर में, इसने तो नहीं किया लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, इंश्योरेंस करूँगा ताकि ये उल्टा पुल्टा नुकसान ना हो जाए। और वो जो मैनेजर को मेरे को कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सोल प्रॉपर्टर जो पैसा नहीं ले रहा था वो तो मेरे को देना पड़ेगा ना किसी को, ठीक है। माइनस फ्यूचर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रिम्यूनरेशन। तो ये आ गया 45,100 का। मैं यदि बिजनेस खरीद लेता हूँ तो ये मैं कमाने वाला हूँ आने वाले दिनों में इन अ वेटेड एवरेज वे। सर कितना साल के लिए, 2 years परचेज है, यहाँ पर देखते हैं, यस 2 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसको 2 साल से मल्टीप्लाई कर दो। सो गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये आ गया मेरा गुडविल। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो अपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी एक क्वेश्चन किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी एक क्वेश्चन
कर लिए। सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,80,000 4 साल का दिया है। 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, ठीक है। तो फर्म एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख रुपीज़ का है। अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब क्या है आपका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ द लास्ट 4 years। तो सबसे पहला काम तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, इसमें कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट्स है नहीं मेरे को, तो टेबल बनाने का उतना दरकार भी नहीं है। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। निकालते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, देखें क्या क्या दिया हुआ है, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4। कुछ एडजस्टमेंट्स था नहीं तो कुछ प्रॉफिट को एडजस्ट करने का दरकार भी नहीं है, होता तो करना पड़ता। 1,20,000 आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा सर, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 5 लाख का 15% कितना होता है, 75,000 रुपीज। सर आपका आ गया इसका मतलब सुपर प्रॉफिट माइनस 75,000 रुपीज हो गया, ये 45,000। ये हो गया सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट का कितना साल के लिए खरीदा मैंने, और फॉर्मूला का लॉजिक सारा मैंने पिछला वीडियो में दिया है, जिसका आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा। सो गुडविल रुपीज 45,000 इनटू कितना साल के लिए, 3 years परचेज, तो 3 साल, रुपीज 1,35,000। ये आ गया मेरा गुडविल, ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट मेथड में भी आपको गुडविल कैसे निकालना है आपको तो मैंने पिछला वीडियो में भी समझा दिया था, यहाँ पर अपने एक सम्स भी कर लिए जो कि सीबीएसई में भी आया हुआ है। नेक्स्ट अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आया हुआ है सीबीएसई में, फिर 2015 में आया हुआ है। So let's see this. On 1st April 2014, a firm had assets of rupees 1 lakh, excluding stock. तो इसको मतलब जोड़ देंगे, इसमें यहाँ पर हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, तो 1,20,000 का एसेट हो गया। Partners capital account showed a balance of rupees 60,000. पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस 60,000 दिखा है। करेंट लायबिलिटी था 10,000 का, एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड द रिजर्व, बाकी जो था वो रिजर्व था, ठीक है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8% नॉर्मली कोई भी कमा लेता है। The goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 years purchase of super profit. Find the average profit of the firm. यहाँ पर goodwill नहीं बोला है, goodwill तो दे दिया है। आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है एवरेज प्रॉफिट कितना निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, गुडविल दिया है ना तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो लेट अस फाइंड इट आउट। तो यहाँ पर गुडविल दिया हुआ है 60,000, 4 years परचेस भी दिया हुआ है, सर दोनों को पुट कर देते हैं। गुडविल दिया है ₹60, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दिया है 4। इसका मतलब सर आपका सुपर प्रॉफिट जो है कितना हो गया, 60,000 डिवाइडेड बाय 4 विच गिव्स मी ₹15,000। 15,000 रुपये का क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हुआ। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसका आएगा 15,000 रुपया। सर इसका मतलब सर आपको यदि नॉर्मल प्रॉफिट मालूम है तो आप एवरेज प्रॉफिट तो ऐसे निकाल दोगे चुटकी में, हाँ निकल तो जाएगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकले, कितना है। सो सबसे पहले अपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपका ₹1 लाख का एसेट है, एक्सक्लूडिंग द स्टॉक, तो स्टॉक को तो जोड़ दो 20,000। तो ये हो गया मेरा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से मैं यदि मेरा करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना है वो 10,000। सो मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया ₹1,10,000, ठीक है। सर यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, अकाउंट्स ऑर्डर 60,000, फिर करंट लायबिलिटीज बैलेंस, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, ठीक है। आपका तो एसेट अप्रोच से ही क्या निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड निकल गया। सो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट क्या गया, देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट ₹1,10,000 इनटू 8%, जो कि होगा मेरा 8,800। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे अपने, ठीक है। So let us put it again, average profit minus normal profit, that is 8,800 is equals to ₹15,000, which gives me ₹23,800. So we got our answer. So ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है जहाँ पर गुडविल दे दिया, कहीं पे एवरेज प्रॉफिट ढूंढना हो, कहीं पे नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढना हो, कहीं पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिया रहेगा तो गुडविल तो दिया रहेगा ना। तब दो चीज़ें जब नहीं दी रहेंगी तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ गुडविल दे दिया और कुछ और ढूंढना है वो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल टच है वहाँ पर। नेक्स्ट अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 देने का मेरा एक लॉजिक है कि यहाँ पर सब आपका कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट ये सब देखिए, अपना भैक मत जाना, डर मत जाना, ठीक है।
क्योंकि जैसे अनुपमा का 6 लाख कैपिटल अकाउंट में कैपिटल, मतलब ये क्या मेथड फॉलो कर रहा होगा, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में 6 लाख रुपीस है, करंट अकाउंट में नेगेटिव 60,000 है। तो इसका एक्चुअल में कैपिटल इन्वेस्टेड कितना हुआ इसके तरफ से 5,40,000 रुपीस हुआ। ठीक है, इसका 5 लाख है, इसका भी डेबिट 30,000 है, इसका भी एक्चुअली में कितना हुआ 4,70,000 रुपीस कैपिटल इन्वेस्टेड हुआ। रुचिका का कितना हुआ 5 लाख है और 10,000 क्रेडिट है, मतलब इस क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब इसने 5,10,000 रुपीस कैपिटल इन्वेस्टेड हुआ। तो ये बस बहक मत जाना, डर मत जाना, बल्कि मैंने एक बार के लिए क्वेश्चन दे दिया, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ऐसा दे दिया। तो सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। अनुपमा, पूर्णिमा, रुचिका पार्टनर्स, बैलेंस इन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट दे दिया है। द फर्म ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 12%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करके निकालूंगा मैं। एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। अब एक चीज समझो यहाँ पर, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,40,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। 12 1 12 2 जा। तो मेरे को ये प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे को कितना विद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे को कितना चाहिए था 20 लाख रुपीस का मेरे को क्या चाहिए था, कैपिटल चाहिए था, नेट एसेट्स चाहिए था। ठीक है, लेकिन देखते हैं ये कितना में कमा ले रहा है। मैंने डायरेक्टली करंट अकाउंट को एडजस्ट करके यहाँ पर फिगर ले लिया। सो एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना हो गया 15,20,000। सो देयरफॉर गुडविल कितना हो गया रुपीस 20 लाख, मतलब 20 लाख चाहिए था अपने को एसेट, लेकिन इसका तो 15,20,000 का एसेट में ही काम बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास 4,80,000 का जो एसेट है ना कोई देख सकता है ना ही उसको कोई छू सकता है, जिसको अपने बोलते हैं गुडविल। इस गुडविल के कारण ही कमा ले रहा है वो। तो वी गॉट द आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 एक बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है, बट इसमें 2-3 मेथड से आंसर निकालने के लिए दे के रखा हुआ है, तो मैं सोचा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस दे के रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा अपने को केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर लॉस दे के रखा हुआ है। सो व्हेन इट इज़ अ लॉस गिवन टू यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि फ्लो में ना रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एवरेज कैपिटल इनपुट भी दे दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने आपको ऐसे एवरेज प्रॉफिट मेथड अपने किए हुए, बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने टोटल किया, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कर दिया, निकल गया। तो नंबर 2 भी कर लेते हैं। 4 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट रुपीज़ 42,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा 2 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड है इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो 42,000 माइनस 30,000 इंटू 4, 42 माइनस 30 इज 12 इंटू 4 इज 48,000 रुपीज। ये हो गया आपका गुडविल। तो नंबर द फाइनल वन जिसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है, गुडविल सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सुपर प्रॉफिट कितना है सर आपका 12,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर आपका 15%, रुपीज़ 80,000। सो यहाँ पर आ गया रुपीज़ 80,000। सो ऐसे करके अपने सारे मेथड्स का सम्स प्रैक्टिस के लिए टफ क्वेश्चंस भी किए, सारे मेथड्स को कवर अप किए। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों का आपको टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएगा, यू कैन गो विद द टाइम स्टैम्प, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो वो सब हो जाएगा। एंड देन ये नोट सोर्स भी आपको मालूम है मिल जाता है। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग types of goodwill and the accounting treatment of goodwill also.